17 जुलाई से झारखंड के पत्रकार रुपेश कुमार जेल में हैं। एक तरफ जब देश आजादी का महोत्सव मना रहा है, तिरंगे लगा रहा है और आजादी के प्रिंसिपल्स पर बात चल रही है देश भर में, तभी पत्रकारिता के अधिकार और उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं वो जेल में किस तरह से जूझ रहे हैं, लीगल सिस्टम से किस तरह से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, ये कॉन्वर्सेशन आज उसके बारे में है। हमने रुपेश कुमार, जो कि झारखंड के पत्रकार हैं, उनकी पत्नी इप्सा से बात की। इप्सा प्रोफेसर हैं और उन्होंने आज हमसे खास बातचीत करने के लिए वो इस डिस्कशन में जुड़ रही हैं। इप्सा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शामिल हुई इस डिस्कशन में। आज हम आपसे बात करेंगे केस के बारे में, रुपेश को किस तरह से जेल में रखा जा रहा है, किस तरह का उनका केस उनके खिलाफ जो है वो बनाया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात हैं उनके, और उसके साथ साथ आजादी के मायने आप लोगों के लिए क्या है। तो इत्सा जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि कितने समय से अब रुपेश जो है वो जेल में है, क्या उनके हालात हैं वहां पर, और किस तरह की कार्रवाई प्रशासन क्लेम कर रहा है कि वो कर रहे हैं। हमने देखा कि उनको आइसोलेशन में रखा जा रहा है, तो उसके बारे में आप विस्तार से बताइए। हाँ सुनंदा जी, ये 17 जुलाई को 1:15 लगभग उनकी गिरफ्तारी की जाती है। सॉरी, 1:45, 1:40 पर। और उन्हें फर्स्ट बार जब जेल ले जाया जाता है तो 18 के शाम को 5:30 के लगभग में, 24 घंटे के बाद उन्हें जेल में जब डाला जाता है तो उन्हें संक्रामक बीमारी वाले लोगों के साथ रखा जाता है, जिसमें कुछ कुष्ठ रोगी हैं, किन्हीं को हेपेटाइटिस बी है। और फिर उसके बाद जो है 18 को शाम को उनको डाला ही जाता है। 19 को फिर से उन्हें रिमांड पे ले लिया जाता है 96 आवर्स के लिए। अगेन जब उन्हें 23 को फिर वापस डाला जाता है शनिवार को जेल में, तो इस दौरान हम लोगों ने थोड़ा वो सोशल मीडिया पे लिखा भी कि उन्हें जो है संक्रामक बीमारी वाले लोगों के साथ रखा गया है सेल में। तो वहां हम लोग को कहा भी जाता पुलिस वाले के द्वारा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो तुरंत में गए थे इसलिए वैसे जगह रखा गया था, उन्हें ठीक ठाक जगह में रखा जाएगा। लेकिन 23 जुलाई को जब वो वापस जाते हैं जेल शनिवार को शाम में, तो फिर जब नेक्स्ट जब मेरी बात हो पाती है रुपेश से, जब मुझे इंफॉर्मेशन मिल पाती है, तो फिर पता चलता है कि वो उनको आइसोलेट करके रखा गया है। रुपेश से बात होने के पहले, क्योंकि वहां पे एक पीएनटी है जिससे कभी कभी आप बात कर सकते हो, अल्टरनेट डे पे अलाउ है, बात कर सकते हो। तो उस समय तक वहां वो अलाउ मतलब रजिस्टर्ड किया जाता है एक नंबर, तो वो नहीं हो पाया था। उससे पहले मैंने वहां की जेल सुपरिटेंडेंट से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि हाँ वो ठीक है। मैंने कहा कि रुपेश कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, वो क्वारंटाइन है, क्वारंटाइन उनको किया हुआ है, सेफ है। अब बात यही आती है कि जब उनको बार बार जब भी अगर उन्हें मतलब 2 बार लिया गया रिमांड पर, एक 96 आवर्स के लिए लिया गया था, सेकेंड टाइम 28 जुलाई को लिया गया 36 आवर्स के लिए। एक 19 से लेके 23 जुलाई तक रखा गया रिमांड में, 4 दिनों के रिमांड में, 96 आवर्स के रिमांड में। दूसरी बार 28 से 31 जुलाई तक रखा गया। 31 जुलाई को फिर वापस भेज दिया गया था। वो घंटे के हिसाब से देख रहे हैं, आवर्स के हिसाब से। तो सेकंड बार में 36 आवर्स के लिए लिया गया। तो फर्स्ट टाइम ही जब मैंने फोन किया था सुपरिटेंडेंट को, तो उन्होंने बताया कि नहीं वो क्वारंटाइन और सेफ है। फिर रुपेश से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं वो काफी टूटा फूटा सा कोई पुराना सा बिल्डिंग है, वहीं साइड में एक है, उसी में रखा गया, वहां कोई बंदा नजर भी नहीं आता है, उनको बिल्कुल अकेले रखा गया है। जब हम लोग इस बात को उठाते भी है तो, और फिर जब मेरी मुलाकात पिछले 31 जुलाई को होती है कोर्ट में पेशी के दौरान रुपेश से, उन्होंने बताया कि फिर अब जाके देखता हूँ कि क्या होता है। उस दौरान मैंने पुलिस वाले से ये भी पूछा कि क्या आप इनका कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ मैम हम लोग तो करवा ही रहे हैं। मैंने पूछा क्या आ रहा है रिजल्ट में, बताया कि नहीं वो नेगेटिव आ रहा है और जेल में भी करवाया जाता है। मैंने पूछा भी उनसे क्या जेल में अगर करवाया जा रहा है या यहाँ करवाया जा रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो क्या क्वारंटाइन का कोई वहाँ एक तरीका है। तो बोला नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई तरीका नहीं है कि रखा ही जाना। रुपेश ने भी बताया वहां आए दिन मतलब कैदी तो आते रहते हैं, लेकिन किसी को वो नहीं वैसे करके नहीं रखा जाता है। तो एक तरह से मैं ये समझती हूँ कि कहीं ना कहीं ये मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। जो समाज में इंसान समाज में ही रहता है,
और खास करके वो जिस जॉब से भी जुड़े हुए हैं, जो उनका प्रोफेशन है कि लोगों से हिलना मिलना, बातें करना। शायद जेल प्रशासन भी इस बात से डर रहा है कि रुपेश फिर से वो देखेंगे वहां पे जो घपले हो रहे हैं, जो भी चीजें हो रही हैं उनके खिलाफ, कहीं वो फिर आवाज न उठाने लगे या उनके लिए वो दिक्कत ना हो जाए। शायद इसलिए उनको, मुझे लगता है कि अलग थलग करके रखा गया है। एक तो उनसे उन्हें प्रताड़ना भी मिल जाए, मानसिक प्रताड़ना, दूसरा कि वो भी सेफ रहे, जेल वाले लोग भी। जी। और आप ये भी बता रही थी कि किस तरह से जहां पर वो रखा गया है उन्हें वो जर्जर पूरी बिल्डिंग है, उन्हें खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, तो उसके बारे में भी हाँ। बताया। हाँ संजना जी, रुपेश ने ये भी बताया था कि वहाँ जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल के हिसाब से खाना नहीं दिया जा रहा है। एक नॉर्मल सी बात है कि हम लोग जेल में घर जैसे खाने की कोई अपेक्षा भी नहीं करता है कि भाई जेल में घर जैसा खाना रहेगा, इसकी अपेक्षा नॉर्मल कोई भी आदमी नहीं कर सकता है। लेकिन इस मतलब खाने की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई ठीक से खा सके, लेकिन क्वालिटी भी ठीक नहीं है और जेल मैनुअल के हिसाब से भी खाना नहीं है। जी। और एक ये पैटर्न है कि आप मान रही हैं कि पिछली बार भी जब वो जेल में गए थे, इस तरह का ये केस उनके खिलाफ बनाया गया था, तो किस तरह का पैटर्न है कि आप देख पा रही हैं कि कोई एक टारगेटेड हरासमेंट है जो रुपेश के साथ हो रही है? क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार उनको? देखिए, अभी आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा खतरा माओवाद को घोषित किया गया हमारे देश में, कि ये बहुत बड़ा खतरा है, ये विकास में बाधा पहुंचाता है या अदर जो भी चीजें हैं। और माओवादी किन्हें बताया जाता है? जो आदिवासी हैं, निर्दोष आदिवासी हैं, जो सुदूर गांव में हैं। रुपेश की जो भी पत्रकारिता आप उठा के देख लेंगी, द वायर में भी प्रकाशित हुई है, जनचौक में लगातार लिखते रहे हैं, तमाम वेब पोर्टल से लेकर समयांतर, दस्तक, नए समय की, मतलब बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसमें वो लिखे हैं वेब पोर्टल के साथ साथ। तो उनकी जो भी रिपोर्टिंग रही है वो बेस रही है खास करके आदिवासियों पर, मजदूरों पर, इन पर ही बेस रही है। तो वो दूर सुदूर गांव के अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ मतलब किस तरह से उन पर दमन हो रहा है, या सीआरपीएफ कैंप भी लगाकर किस तरह से उनको उनका दमन कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूंगी 2017 में मोतीलाल बास्के की, जो कि मतलब एक बड़ी स्टोरी बनी थी या एक बड़ा मूवमेंट हुआ था। इसलिए मोतीलाल बास्के को इनामी माओवादी कह के मार दिया जाता है, उनकी हत्या की जाती है, जबकि वो एक मजदूर था। रुपेश ने ग्राउंड रिपोर्टिंग इस पर की थी और बहुत सारा उन्होंने प्रूफ दिया था कि वो कोई इनामी माओवादी नहीं था। अगर इनामी माओवादी है तो राज्यपाल के प्रोग्राम में कैसे वो स्वागतकर्ता में शामिल है? अगर वो इनामी माओवादी है तो फिर कैसे उसको आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो मतलब उसका लाभ मिल रहा है? मतलब कई सरकारी योजनाओं का वो बंदा लाभ ले रहा था। और वो हर जो भी सरकारी जो मतलब उनका बैंक अकाउंट था, सरकारी योजनाओं के साथ साथ बैंक अकाउंट है, जो भी जरूरी कागजात होते हैं वो हैं, फिर भी उनको ऐसा कहा गया। उस पे लाखों इनाम भी बंटा गया था, लाखों रुपए का इनाम भी डीजीपी ने बांटा। तो यहाँ से खास करके जो है, हमने बाद में देखा भी पेगासस वाला जो मामला आया, तो 2017 मतलब जुलाई 2017 से ही पेगासस स्पाईवेयर जो है उसी समय से हमारे मोबाइल में डाला भी गया था। कहने का मतलब है कि आप इस तरह की रिपोर्टिंग जब कर रहे हो, जब आप सुदूर गांव में जाते हो, अभी उनकी गिरफ्तारी के जस्ट 2 दिन पहले ही उनकी एक और रिपोर्टिंग आई थी। वो गिरिडीह में जो बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, झारखंड में गिरिडीह एक जिला है, उसके अंदर बहुत पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के कारण एक बच्ची का चेहरा बहुत विभत्स तरीके से, मतलब वो एक देखने के बाद मन जो है वो बहुत अजीब तरीके से हो जाता है, मतलब नॉर्मल से बहुत बहुत ज्यादा ही नॉर्मल सी फीलिंग आती है। तो इस तरह की रिपोर्टिंग भी उन्होंने करी थी। तो मुझे लगता है कि चूंकि माओवादी साबित करने में कर दे अगर हम, तो सारे लोग डर भी जाते हैं, क्योंकि वो एक बैन ये है, तो सारे लोग डर जाएंगे, उनके साथ कोई नहीं बोलेंगे। और आदिवासियों के लिए आप लिख पढ़ रहे हैं, उनके गांव जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो आपको ये साबित कर पाना भी थोड़ा आसान हो जाता है। तो सरकार इसलिए इस नाम का मतलब इस तरीके से टैग करना बहुत ही उनके लिए सुलभ हो रहा है। एक तो पेगासस आपने डाला हमारे इसमें स्पाईवेयर में, आपने हमारे मोबाइल को मनचाहे तरीके से यूज किया, जो मन किया वो डाला या निकाला। दूसरी बात कि अब जब वो रिपोर्टिंग की जा रही है तो आप वहां से कनेक्ट कर रहे हो, नहीं भाई आपके लिखने से उन्हें मनोबल उनका मनोबल बढ़ता है या कुछ, आप उनके हेल्पर रहे हो, इस तरीके से उनको जो है फिर से फ्रेम किया जा रहा है। तो क्या पत्रकारिता जो है वो अपराध है? या पत्रकारिता का मतलब क्या होता है? सिर्फ चाटुकारिता करना ही पत्रकारिता तो नहीं है।
और अब पूरा देश एक तरह से आजादी का महोत्सव मना रहा है, घर पे लोग तिरंगे लगा रहे हैं। जब आप ये पूरा एक फ्रीडम का सेलिब्रेशन देखती हैं, आजादी का सेलिब्रेशन देखती हैं, तो आपके परिवार के लिए इसका क्या मतलब रह जाता है? रुपेश जैसे बहुत से पत्रकार हैं जो जेल में हैं, पर एक व्यक्तित्व रूप से भी आपके परिवार पर किस तरह का इसका इम्पैक्ट पड़ा है? आप आजादी के मायने किस तरह से समझ रही हैं अभी? यहाँ आजादी का कोई मायने ही नहीं है, ये तो झूठी आजादी ही है। आज जबकि देश के ऐसे भी, एक तो मान लीजिए कि मैं एक पीड़ित परिवार हूँ, इसके मतलब इससे अलग भी अगर हम देखें तो देश में ऐसे भी लोग भुखमरी से, महंगाई से त्रस्त हैं। कितने लोगों ने आत्महत्याएं की है, कितने किसानों ने आत्महत्याएं की है। आज देखिए कि जो भी बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। एक लंबा ये एक तरीका बन गया है। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं भीमा कोरेगांव केस का। उसमें जिन लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं था, जो लोग कभी गए नहीं थे, उनको भी लगातार उठा उठा के डाला जा रहा है। कहीं ये सिलसिला झारखंड में भी ना शुरू कर दे ये लोग, मुझे जो लग रहा है। पहले वहां महाराष्ट्र में इन्होंने किया, मतलब वहां के केस पे लगा के, और हमारा जो एक आदिवासियों के लिए काम करते थे यहाँ पर, उनको भी इन लोगों ने बुरी तरीके से फंसाया और फिर उनकी जान लेकर उनकी हत्या करके ही लोग माना। और आजादी जो है, ये आजादी पूरी की पूरी झूठी आजादी है। आजादी का कोई मायने ही नहीं है। जहां आम लोग ही त्रस्त हैं, वहां आजादी कैसी है? बिल्कुल। और किस तरह का इम्पैक्ट अभी आपके परिवार पर पड़ रहा है? किस तरह से आप लोग ये लीगल लड़ाई जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके बारे में बताइए। परिवार पर अगर इम्पैक्ट देखेंगे मैम, तो बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा परेशानी में भी हूँ। मैं अपने वर्क पे भी फोकस नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ही रेगुलर तरीके से काम कर पा रही हूँ। कभी जाना हो रहा है, कभी नहीं जाना हो रहा है। मेंटली भी बहुत ही मतलब प्रेशर महसूस कर रही हूँ। स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रह रहा है। बेटे का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, क्योंकि मैं उस पे मतलब उतना जितना केयर करना चाहिए मैं नहीं कर पा रही हूँ उसका केयर। वो भी परेशान है। और लीगल लड़ाई हमारे जो वो सजेस्ट काम करेंगे। अभी तक हमारे पास वो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो अगर आ जाए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या कर सकते हैं इसमें। जी। और एक और आपसे सवाल आखिरी में मैं पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से एक मैसेज अगर आप देना चाहें दर्शकों को आजादी के समय पर रुपेश से जोड़ करके, तो वो क्या होगा? और एक और चीज की पिछली बार भी जब वो जेल गए थे तब आप बता रही थी कि इसी तरह का एक प्रताड़ना हुई थी कि उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा था ठीक से, और एक मेंटल जो टॉर्चर रहता है वो किया जा रहा था। तो क्या मैसेज दे रही है स्टेट आप लोगों को और बाकी पत्रकारों को और सिटीजन्स को? आप किस तरह से देख रही हैं इसको? हाँ, पिछले बार भी जब उन्हें उन्हें तो 2 दिन गायब रखा गया था, उस दौरान उन्हें बिल्कुल सोने नहीं दिया गया था। और इस बार भी लोग उनसे जो भी रिमांड पे ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो एक मीठी धमकी के तौर पे दे रहे हैं कि हम आपको और भी केसों में फंसा देंगे। क्योंकि हम पुलिस का देखते एक तरीका होता है कि 10 लोगों का वो नामजद करते हैं, कुछ लोगों का ज्ञात रखते हैं। फिर वो जब जिनसे महसूस होता है कि इनसे खतरा है, वो अज्ञात में उनका नाम डाल देते हैं बहुत ही आसानी से। मुझे इसी चीज का डर है कि रुपेश को और भी जगह पे ना फंसाया जाए, कि अगर हम यहाँ से बेल ले रहे हैं तो उन्हें और भी केसेस में फंसा दिया जाए। क्योंकि रुपेश के बातचीत से मुझे ये लगा कि कहीं ना कहीं उन्हें ये एक तरह से वो एक मीठी मीठी धमकी भी दी जा रही है, छुपी धमकी भी दी जा रही है कि हम आपको और भी फंसा सकते हैं, उनकी लेखनी को कुंद करने के लिए। पिछले बार भी ये एक धमकी के तौर पर ही था कि भैया आप लिखना बंद कर दो। उनसे सीधे सीधे कहा भी गया था कि पढ़े लिखे हो, मतलब मजे से खाओ पिए, ये आदिवासी आदिवासी क्यों करते रहते हो। अभी भी मुझे एक तरफ खुशी है तो एक तरफ दुख भी होता है। एक तरफ खुशी इस बात की होती है कि देश के बहुत सारे हिस्सों में जो है रुपेश जैसे पत्रकार या जो भी हमारे सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं, उनके लिए आवाज उठती है। चाहे स्टूडेंट्स के द्वारा किया जाए, या मजदूर यूनियन के द्वारा किया जाए, या कुछ बुद्धिजीवी जो वर्ग से जो भी आते हैं वो करते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकल, मैं अगर लोकल पत्रकारों की बात करूं तो मुझे इस बात का बहुत दुख भी होता है। मैं एक बात रखना चाहूंगी यहाँ पे। जब रुपेश की गिरफ्तारी हुई थी तो उनके इलिगेशन को और उनसे जो भी हमारे घर से जो सामान जब्त हुआ था, इसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर ये लोकल मीडिया ने पेश किया था, अखबारों में दिया था। जितना पुलिस कह रही है उससे और ज्यादा वो मतलब उसमें ऐड कर रहे हैं। उनके तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से और ऐड कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजों को जो पुलिस भी नहीं कह रही है कि ऐसा है, वो कह रहे हैं ऐसा है।
और आज जब बीते हुए कल यानी कि 3 अगस्त को जो है यहाँ बगोदर विधायक भाकपा माले से जो विधायक है विनोद कुमार सिंह, उन्होंने विधानसभा में रुपेश की रिहाई की मांग रखी, उनकी गिरफ्तारी की निंदा की, उनकी रिहाई की मांग रखी। इस चीज को आज मैं वही देख रही थी, मैंने सोचा आज मैं देख लेती हूँ। आज एक भी अखबार ने एक लाइन भी नहीं, मतलब एक छोटा सा होता है ना, एक छोटा सा न्यूज भी नहीं बनाया उसको। जब उनकी गिरफ्तारी हो रही तो उसमें वो नमक मिर्ची की छौंके लगा के उससे पेश करे बड़े बड़े ये बना के, लेकिन जब उनकी रिहाई के लिए एक विधायक के द्वारा बोला जा रहा है विधानसभा में, तो वो उनके लिए न्यूज ज्यादा मायने नहीं रखती है। मतलब डर इतना ज्यादा है लोगों में कि वो चाहते हैं कि भाई हमें शासन या प्रशासन के साथ ही खड़ा होना है, सत्ता के साथ ही खड़ा होना है। अगर हम उसके अगेंस्ट में ज्यादा कुछ कहेंगे तो कहीं हमें भी कुछ ना कर दे जाए। तो रुपेश जैसे लोगों को टारगेट करके ये और दिखाया जाता है कि देखो ये अगर बोल रहे थे तो इनके साथ क्या किया जा रहा है, तुम भी अगर साथ दोगे तो तुम्हारे साथ भी यही करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभिव्यक्ति के खतरे हमें उठाने ही होंगे। और मैं अगर सबसे एक बात कहना चाहूंगी तो ये कहना चाहूंगी कि रुपेश में जो मैंने देखा, मैं 7 साल हो जाएंगे, 7 साल से मैं उनके साथ हूँ, कि वो बिना डरे, बिना किसी इसकी परवाह किए कि क्या रिजल्ट होने वाला, ठीक है क्या किया जाएगा, लेकिन वो कभी चुप नहीं रहे। जो उन्होंने देखा, जो सच रहा, उसका साथ उन्होंने दिया। तो मैं सब लोगों से मेरी एक अपील रहेगी, जो भी तमाम जो न्याय पसंद लोग हैं, देश दुनिया के जो भी न्याय पसंद लोग हैं, उनसे एक अपील रहेगी कि ऐसे जुझारू बेखौफ व्यक्ति के साथ उनके खड़े होने का मतलब उनके साथ हमेशा खड़ा होना है। उनकी रिहाई के लिए मैं मांग करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी साथी जो है मेरा साथ दे और सभी लोग अविलंब उनकी रिहाई की मांग करें। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।